हेलो एवरीवन, दिस इज सारंग गुप्ता, योर साइंस एंड मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स की। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारे चैप्टर्स के केस बेस्ड करना शुरू करते हैं, जो कि हमारे बोर्ड में टर्म वन में आने वाले हैं। राइट। सो अभी हमने चैप्टर जो चूज किया है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ्स का थर्ड चैप्टर है आपका। इसकी केस बेस देखते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आंसर्स भी साथ के साथ मैच करते जाएंगे कि हमारे ठीक आ रहे हैं या नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें केस बेस में ही आ रही है, केस बेस हमारे लिए कुछ नया है, तो इसको देख लेते हैं, कर लेते हैं और सारे चैप्टर्स के हम अच्छे खासे क्वेश्चंस केस बेस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे। राइट, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। केस स्टडी वन, पहले केस स्टडी वन देखते हैं। टिकट काउंटर ऑन द बस स्टैंड फ्रॉम बेंगलुरु बस स्टैंड इफ रिद्धिमा ने 2 टिकट लिए, बायस 2 टिकट्स फॉर मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स फॉर यशवंतपुर। तो रिद्धिमा ने 2 टिकट तो लिए हैं मल्लेश्वरम के और 3 टिकट लिए हैं यशवंतपुर के। इसमें बेसिकली आपको एक सिचुएशन गिवन होगी जिसको आपको चेंज करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो पहली सिचुएशन तो ये है कि रिद्धिमा ने बस स्टैंड से, बेंगलुरु बस स्टैंड से मल्लेश्वरम और यशवंतपुर के टिकट्स लिए हैं, यहाँ के 2 और यहाँ के 3। तो उसकी टोटल कॉस्ट आती है 46। बट इफ शी बायज, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, 3 टिकट्स टू मलेश्वरम, अगर वो 3 टिकट ले, 2 की बजाय 3 टिकट ले मलेश्वरम के और 5 टिकट ले यशवंतपुर के, तो उसकी टोटल कॉस्ट आती है 74। राइट। तो ये कंडीशन, एक केस हमें दिया है, इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। कंसिडर द फेयर्स, फेयर्स मतलब रेंट, किराया, from Bengaluru to Malleshwaram and to यशवंतपुर as X and Y respectively। respectively का यहाँ पर मतलब है कि बेंगलुरु से मल्लेश्वरम तक का जो किराया है, फेयर है, वो X, और बेंगलुरु से यशवंतपुर तक का जो किराया है उसको हमने क्या मानना है, Y। तो जो फेयर है उसको हम मान लेंगे, लेट फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू मल्लेश्वरम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब हमें इतने थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो बहुत जल्दी जल्दी हमारा हो जाएगा। बेंगलुरु टू यशवंतपुरम हमारा कितना बैठेगा, यशवंतपुरम ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, पहले हम अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना लेते हैं जो हमने सीखा है, बाद में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि ये एक्चुअली में हमसे क्या पूछ रहा है। तो रिद्धिमा ने 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए, 1 टिकट की कॉस्ट x है तो 2 टिकट की 2x हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक हमारा इसमें लगता है। यशवंतपुर के उसने 3 टिकट लिए हैं, 1 टिकट की कॉस्ट अगर y है तो 3 टिकट्स की कॉस्ट हमारी 3y हो जाएगी। राइट। अब रिद्धिमा ने ही मल्लेश्वरम के भी टिकट लिए हैं, रिद्धिमा ने ही यशवंतपुर के भी टिकट लिए हैं और टोटल कॉस्ट उसने कितनी दी है, 46। तो इन दोनों को मिलाकर, ये टिकट और ये टिकट की कॉस्ट को मिलाकर उसने कितना पे किया है, 46 पे किया है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, सम। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन। नाउ फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आई नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व देम। अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो मुझे एटलीस्ट 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है उनको सॉल्व करने के लिए। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। इफ शी बायज 3 टिकट्स टू मलेश्वर, 1 टिकट की कॉस्ट ₹X, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3x। राइट। एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, 5 टिकट्स उसने कहा के खरीदे हैं, यशवंतपुर के, तो 1 टिकट की कॉस्ट y, तो 5 की हो जाएगी 5y। एंड टोटल कॉस्ट उसने कितनी पे की है वहां पर, 74। तो इस कॉस्ट और इस कॉस्ट को मिलाकर प्लस कर कर उसने टोटल कॉस्ट आपकी कितनी पे की है, हमारे पास 74 पे की है। सो दिस इज हाउ हमारी दोनों इक्वेशन बन जाएंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारी बन जाएंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं केस बेस का, उसने हमारे से क्या पूछा है। फर्स्ट सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एज 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46। हमारे अकॉर्डिंग ये बन रही है, क्या ये ऑप्शन है कहीं पर, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46? यस, डी ऑप्शन। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो बेसिकली केस बेस कुछ अलग नहीं है, सिंपल आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में दिए जाएंगे और फिर उन्हीं के ऊपर आपसे कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। राइट। तो इस तरह से हमें करना है। सेकंड सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एज, सेकंड का आंसर देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग क्या है आंसर, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74।
तो यहाँ पर हमारा 3x + 5y = 74 वाला ऑप्शन सी है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट का आंसर आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद में इनको मैच भी करेंगे हाथ के हाथ। फर्स्ट केस बेस के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है हमारा डी, सेकंड पार्ट का आंसर हमारा आ रहा है सी, राइट। नाउ फॉर थर्ड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू मलेश्वरम इज, फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू मलेश्वरम इज, हमने कितना माना था x, तो वो मेरे से x की वैल्यू पूछ रहा है, दैट मींस आई हैव टू सॉल्व इट फॉर x। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है x के लिए तो मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और मेरे पास दो मेथड मुझे अच्छे से आते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड भी है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी आपकी डेडिकेटेड वीडियो है एलिमिनेशन मेथड की भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी। तो आपको वैसे भी आते ही होंगे, नहीं आते हैं तो एक बार उस वीडियो से जाके उसको पक्का कर लेना, कंफर्म कर लेना। देखते हैं अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं एलिमिनेशन लगाने वाला हूँ। एलिमिनेशन लगाते टाइम मैं इन दोनों कोएफिशिएंट्स को सेम करना चाहता हूँ, राइट। सो 2 और 3 को सेम करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पहली इक्वेशन में 3 से, ताकि वो 6 बन सके। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, राइट। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 3 2 is 6 प्लस 3 3 are 9 एंड 3 into 46 दैट इज 138, राइट। तो ये मेरे पास पूरी इक्वेशन बन गई है, एक नई इक्वेशन बन गई है एलिमिनेशन लगाने के लिए। अब मैं दूसरे में कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 is 6 2 5 are 10 and then this is 148, right? Now we can see the coefficient of x becomes same, coefficient x का same बन गया है। अब इनको सिंपल सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करने के लिए आई नीड टू डू सब्ट्रैक्शन, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल माइनस वाई माइनस 10y प्लस 9y इज माइनस वाई, इसमें माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल एंड योर आंसर विल बी y as 10, राइट, 10 रुपीज। तो y क्या है आपके पास, ये तो बेंगलुरु से यशवंतपुर की कॉस्ट आई है y, जो कि आई है कितनी, 10। आपको x निकालनी है तो आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे कि मैं सपोज y की वैल्यू यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो 2x + 3y, 3 into y की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, 46, 2x + 30 = 46, x के लिए सॉल्व करेंगे, ये उधर जाएगा और x आ जाएगा हमारे पास 8, 30 इधर जाएगा ना, 16 हो जाएगा और 2 उधर भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा, 16/2 is 8। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आने वाली है, ₹8, राइट। तो मेरा फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू मलेश्वरम, मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए। दैट मीन्स थर्ड पार्ट का आंसर मेरा रहना चाहिए बी। और फोर्थ पार्ट में उसने क्या पूछा है, फ्रॉम बेंगलुरु टू यशवंतपुर, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, दैट इज वाई, जो कि कितना आंसर है, 10। तो 10 ऑप्शन मेरे पास ये रहा ए, तो मेरा फोर्थ का आंसर होना चाहिए 10, राइट। तो इस तरह से मैं क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। अभी मैं ये देखने वाला हूँ कि मेरे पास एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, हाँ बिल्कुल पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि इसको कैसे करने वाले हैं। बाकी सब चीजों को मैं रब कर देता हूँ फिलहाल के लिए, आंसर्स मैंने वहां लिखे हुए हैं ऊपर, राइट। ये सारे डिजाइन्स रब कर देते हैं। अब देखो भैया, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी कि 5th पार्ट में आपसे पूछा है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है बच्चों, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालते हैं, यानी कि इन दोनों के कोएफिशिएंट्स, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स, और इनको आपस में डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं, फिर इनको देखते हैं कौन सी किसके इक्वल आ रही है, कौन सी किसके अनइक्वल है, उसके बेसिस पे हम बताते थे यूनिक कौन सा है, इनफाइनाइटली कौन सा है, नो सॉल्यूशन कौन सा है, किस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, किस केस में पैरेलल लाइंस बनेंगी, किस केस में कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, राइट। ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में सीखा था। तो यहाँ पर तो आपके पास जो आंसर आया है इक्वेशंस को सॉल्व करके, वो डायरेक्टली आपके पास x8 आया है और y10 आया है। आपने एलिमिनेशन लगाया, अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा आपके पास, x8 y10।
तो यहाँ पर आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो आपको इसमें ये सब रेशो निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट द आंसर विल बी यूनिक, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, x की वैल्यू 8 आएगी और y की वैल्यू 10 आएगी, राइट। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर हमारा होना चाहिए सी, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें ये जो मैंने आपको केस बेस यहाँ पर करने के लिए दिए हैं, ये हम जो कर रहे हैं इन सब के मैंने आंसर्स यहाँ पर नीचे हमारे पास लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ से इनके आंसर्स को मैच कर लेते हैं फटाफट, एंड में हमारे पास सारे आंसर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये केस स्टडी 1 के हमारे पास आंसर्स हो गए। फर्स्ट का हमारे पास डी आ रहा है और हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट का हमारा भी डी आ रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। सेकंड का सी आ रहा है, हमारा भी सी आ रहा है। थर्ड का बी आ रहा है, हमारा भी बी आ रहा है। फोर्थ का ए आ रहा है, हमारा भी ए आ रहा है। और फिफ्थ का हमारा सी है और इनका भी सी है। तो इसका मतलब हमारे पहले केस स्टडी के पांचों पार्ट सही हो गए। अगर 5 नंबर में आता है तो हमें पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम केस बेस करने वाले हैं। अभी तो हमने एक केस बेस देखा है, अभी हम और बाकी के 4 भी देखने वाले हैं। टोटल 5 केस बेस क्वेश्चन करेंगे इसके, तो ये हमारा चैप्टर पक्का हो जाएगा। अगर हर चैप्टर के आपने 5-6 केस बेस क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं नजर आएगी कुछ भी, हल्की सी भी, जरा सी भी, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर है ये क्वेश्चन। जो है ये पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। एनसीईआरटी में भी आपने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, तो जैसे ही हम इसको करेंगे वो आपको याद आ जाएगा। अब लेकिन मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। इक्वेशंस को आप खुद से सॉल्व करोगे और आंसर्स नीचे दिए गए हैं इस पीडीएफ में, तो उससे आप मैच करोगे, राइट। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, राइट। तो देखते हैं इसको, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना। ये एनसीईआरटी में भी आया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ पर शहरों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये केस बेस 2 है हमारे पास, जिसमें 2 पॉइंट्स कहे गए हैं आपसे, ए और बी। ए एंड बी जो है वो एक दूसरे से कितना डिस्टेंस रखते हैं, दे आर 90 किलोमीटर अपार्ट। एक दूसरे से कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, 90 किलोमीटर्स का, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने इन ए और बी पॉइंट्स को नाम भी दिया है, शहरों के नाम से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज ये चंडीगढ़ है और ये हमारे पास कुरुक्षेत्र है। फिलहाल हम नाम पे ऊपर नहीं जाने वाले हैं, हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है और हमें कैसे इक्वेशन उसकी बनानी है। ये हमारे से एक दूसरे से चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ओवरऑल 90। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम चंडीगढ़, एक कार कहाँ से चली है हमारे पास, चंडीगढ़ से चली है। तो हम इस वाली कार को ले लेते हैं ऐसे, कार 1, ठीक है। इसकी स्पीड हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से चली होगी, राइट। एंड अनदर फ्रॉम कुरुक्षेत्र एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पर एक कार चली है कुरुक्षेत्र से सेम टाइम पर, दैट इज कार 2। इफ दीज कार गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, तो ये कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही होगी, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ से हमारे पास दूसरी कार चल रही है, कार 2। इसकी स्पीड भी मुझे नहीं पता, तो मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड इफ दीज कार गो इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं इसमें यहाँ पर अभी हमारे पास रह गया है कुछ, इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। अगर ये सेम डायरेक्शन में भी चल रही है, मतलब कार 1 यहाँ से चल रही है, कार 2 यहाँ से चल रही है, तब भी ये मीट कर जाती हैं। और कितना टाइम लगता है इनको मीट करने में, दे मीट इन 9 आवर्स। तो मान लेते हैं आगे कहीं जाके ये सी पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, सी, क्योंकि ए और बी मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो ये सी पॉइंट पर मिल जाती है, मैं इसको लिख देता हूँ मीटिंग पॉइंट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि जो कार 1 है वो तेज चल रही होगी और कार 2 जो है वो स्लो चल रही होगी, तभी तो कार 1 कार 2 से जाकर मिल गई और किस पॉइंट पर मिली है, सी पॉइंट पर मिली है, राइट। तो अब मैंने स्पीड ऑफ जो कार 1 है उसको क्या माना है, ये हमारे पास सिचुएशन 1 है, इसको मैं पहले इक्वेशंस की फॉर्म में लिख देता हूं ताकि हम दूसरी वाली इक्वेशन को आराम से समझ सकें। स्पीड ऑफ कार 2 को हमने क्या माना है, y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों जो मिल रही हैं वो कितने आवर्स में मिल रही हैं, 9 आवर्स में। इसका मतलब कार 1 भी 9 आवर्स ट्रेवल की है और कार 2 भी 9 आवर्स ट्रेवल की है।
लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1, कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, ए पॉइंट से चली है सी तक गई है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ए टू सी, दैट इज ए सी, राइट। और डिस्टेंस होता क्या है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, दैट मीन्स ए सी मेरे पास आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है कार 1 की, x, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 9 आवर्स, तो x इंटू 9 दैट इज 9x। अब ये तो मैंने आपको डिटेल में निकाल के दिखा दिया। ऐसे ही मैं क्या निकाल लूंगा, सिंपल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2। कार 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार 2 कहाँ से शुरू हुई थी, बी से, कहाँ तक गई है, सी तक, तो बी टू सी दैट इज बी सी। सिंपल वही फॉर्मूला अगेन लगेगा, स्पीड इनटू टाइम। कार 2 की स्पीड हमने कितनी मानी है, y, और टाइम उसको भी कितना लग रहा है, 9 आवर्स, क्योंकि वो स्लो चल रही थी, तो 9y, राइट। अब मेरे पास A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ चुका है, 9x, और B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ चुका है, 9y। मैं इसको फिगर के ऊपर आपको शो करके दिखा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइंस। ये मेरे पास A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो 9x है, और B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो 9y है। अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो AC ये पूरा डिस्टेंस है और BC सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है। अगर मैं इस पूरे AC में से BC को हटा दूं यानी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, AB। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करने को मिले AC माइनस BC, तो AC ये पूरा डिस्टेंस है जिसको मैंने पिंक से शो किया है, और BC ये वाला डिस्टेंस है, राइट। अगर मैं AC में से BC पार्ट को हटा दूं देन आई विल गेट AB, मुझे क्या मिल जाएगा, AB। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मेरे पास इक्वेशन बन सके। कैसे इक्वेशन बनेगी, AC की वैल्यू रखेंगे 9x, BC की वैल्यू रखेंगे 9y, और AB की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, डेट इज 90, राइट। अब मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है, बस मुझे इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन फॉर माय फर्स्ट सिचुएशन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, राइट। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है उसको भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। सिमिलरली सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, सेकंड केस में वो कह रहा है, ये पूरा फर्स्ट केस था जिसको हमने अच्छे से क्लियरली समझ लिया, अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए चीजों को समझना। अब सेकंड केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास जो आई थी वो आई थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ये मेरे पास फर्स्ट केस की इक्वेशन आई थी। अब सेकंड केस की इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, इफ दीज कार गो इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दोनों कार जो कि ए पॉइंट से और बी पॉइंट से चल रही थी, अगर ये दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चले, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट हो गया ना एक दूसरे के, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, मान लीजिए इसकी स्पीड x है इसकी स्पीड y है, तो अब भी इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो तो कितना ही रहने वाला है, 90 किलोमीटर, क्योंकि वो शहर तो वही है ना, शहर तो नहीं हिल रहे अपने, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो अब भी 90 किलोमीटर रहने वाला है। इसकी स्पीड x है इसकी स्पीड y है, ये इधर की साइड चल रही है ये इधर की साइड चल रही है, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी इधर आ रही है ये भी इसकी तरफ आ रही है, और कितनी देर में मिल जाते हैं वो 1 आवर में मिल जाते हैं। तो मान लीजिए वो कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर मिल रहे हैं, सी पॉइंट को अलग से शो कर देते हैं, दिस इज सी पॉइंट। तो ए वाली कार जो ए पॉइंट से शुरू हुई है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए सी, राइट। और बी वाली कार जो बी पॉइंट से शुरू हुई है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बी सी। सी जो है यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो मिल रहे हैं, लेट्स सपोज, राइट। तो अब मुझे AC और BC निकालना है, तो बच्चों मुझे पता होना चाहिए डिस्टेंस, मुझे पता होना चाहिए स्पीड, और मुझे पता होना चाहिए टाइम। तो स्पीड मैंने इसकी पता है मुझे x है, और टाइम कितना लग रहा है इसको,
1 तो 1x into 1 that is x, राइट। सिमिलरली फॉर बी सी, बी वाली जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, y है, और टाइम उसको भी कितना लग रहा है, 1 आवर का लग रहा है, तो y into 1 that is y। अब ये तो मैंने निकाल लिया ए सी और बी सी, अब मुझे इक्वेशन बनानी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि जो ये ए सी है वो इतना है और बी सी है वो इतना है। अगर मैं ए सी और बी सी को मिला दूं तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए बी, यानी कि ए सी प्लस बी सी गिव्स यू ए बी। इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए सी प्लस बी सी कितना आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है। ए सी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है x, बी सी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है y, और ए बी मुझे ऑलरेडी पता है कितना है टोटल 90। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 यहाँ से, और सेकंड इक्वेशन क्या बनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। ये मेरे पास दोनों इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे पहला जो मुश्किल खेल होता है वो यही होता है कि आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं। अगर एक बार आपने इक्वेशन बना ली, सीख ली, उसके बाद तो उनको बस सॉल्व करना है। एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्सटीट्यूशन लगाओ तो वो आपका सॉल्व होके हो जाएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लो अगर आपको आता है तो। लेकिन आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती हैं आपको, आपने इनको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। हमारे से इसको रब करके कर दिया ये हमने रब। अब देखते हैं हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है। When both cars move in the same direction then the situation, जब सेम डायरेक्शन में चल रही थी, यानी कि फर्स्ट वाली जो सिचुएशन थी, तो हमारी इक्वेशन क्या आनी चाहिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 हमारी आ रही थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। इसका ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो इसका ए ऑप्शन चला जाएगा। When both cars move in opposite direction then the situation can be represented, हमारी क्या आ रही है, x plus y equals to 90। क्या इसमें ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, हमारे पास बी ऑप्शन है, x plus y equals to 90। तो मेरे पास ये दोनों क्वेश्चन हो गए। ये मान के चलना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे सिचुएशन के बेस पर अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जरूर पूछने वाला है, और इन इक्वेशंस को सॉल्व भी कराएगा ही कराएगा। इसके अलावा केस बेस में और वो क्या पूछ सकता है आपसे, ज्यादातर वही पूछेगा कि भाई यार एक तो इनकी सिचुएशंस की इक्वेशन बना के दिखा दो, इनको सॉल्व करके दिखा दो। तो स्पीड ऑफ कार एक्स मतलब वही जो ए पॉइंट से चली है उसकी स्पीड पूछ लेगा, तो आप इनको सॉल्व कर लोगे, आपके पास स्पीड आ जाएगी सिंपल। इसमें ऐड कर देना इन दोनों को, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल, 10 प्लस 90 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाले का 50 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, राइट। तो y आ जाएगा आपके पास 40 एंड योर आंसर विल बी 40। तो अब इस तरह से आपके पास चारों क्वेश्चंस हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन वो थोड़ा हटके पूछ सकता है, जैसे कि उसने इसमें पूछा है, इफ स्पीड ऑफ कार x एंड y ईच इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं दोनों की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दूं, मतलब क्या कर दूं, कुछ नया नहीं पूछ रहा है, कुछ अलग नहीं पूछ रहा है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही कह रहा है कि अगर मैं इसकी स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दूं, 50 थी तो कितनी हो जाएगी 55, इसकी स्पीड भी 5 किलोमीटर आवर से बढ़ा दो, 40 थी तो कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, अभी ये डैश नहीं है, कुछ नहीं है, इसको इग्नोर कर, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। तो कितना टाइम लगेगा उसको, तो आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं टाइम t लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 55 इंटू टी। ऐसे ही इसको भी टी टाइम लगेगा क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। इसको अगर 1 आवर लगा था तो इसको भी तो 1 आवर लगा था ना, तो ऐसे ही अगर इसको टी टाइम लग रहा है तो इसको भी टी टाइम लगेगा। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 45 टी। टोटल डिस्टेंस दोनों ने कितना कवर किया 90। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 100 टी इक्वल्स टू 90, टी इक्वल्स टू 90 अपॉन 100, बट ये आर में आएगा। अब ये आर में है तो इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, मिनट में, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन आर वाला मैच नहीं कर रहा, ना ये मैच कर रहा है
नहीं मैच कर रहा, तो मिनट वाले ऑप्शन को चेक करने के लिए मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखेंगे तो मेरे पास 54 मिनट्स आ रहा है। क्या मेरे पास 54 मिनट्स ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका ये सेकंड केस बेस भी हो जाएगा। अब हम थर्ड वाला केस बेस करते हैं। सारी सिचुएशंस अलग हैं, सारे केस बेस में अलग अलग सिचुएशंस को डिस्कस किया गया है। इस थर्ड वाले में हमारे पास, लेकिन अगर ये आपने कर लिए ना अच्छे से, 5 केस बेस भी इसके अच्छे से कर लिए ना, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको केस बेस को लेके। जो अभी तक डर बैठा हुआ है ना मन में कि केस बेस कैसे आएंगे, स्कूल में तो बहुत टिपिकल टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब डर निकल जाएगा प्रैक्टिस से, राइट। अब केस 3 में क्या कहा है? ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में आपको हर एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 1 मार्क। और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपका इतना मार्क कट भी जाएगा। टेंशन मत लो, सीबीएसई ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सीबीएसई में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ कुछ पेपर्स लेकिन ऐसे होते हैं, और आपकी लाइफ में भी आपको ऐसे कुछ पेपर्स देने पड़ेंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। सो फॉर करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और अगर आपका कोई गलत हो जाता है फॉर रॉन्ग आंसर, यू विल योर मार्क विल बी डिडक्टेड बाय 0.25। तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे कितने से? 0.25 से, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, इसने क्या कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अ स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये कोई बच्चा है हमारी तरह ही है, इसको सब तो नहीं पता, कुछ ही पता था इसको। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग। तो जितने उसको पता थे उसने कर दिए, बाकी उसने कोई छोड़ा नहीं है, उसने सारे के सारे क्या कर दिए? गैस मार दी। तो मुझे नहीं पता अब उसने कितने सही किए होंगे और कितने गलत किए होंगे। तो लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू एक्स। पहले तो जो नहीं पता उसको एक्स और वाई मान लो ना, राइट। एंड लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, मुझे नहीं पता ना उसने कितने सही किए कितने गलत किए, तो सही वालों को मान लिया हमने एक्स और गलत वालों को मान लिया हमने वाई। ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। उसने टोटल क्वेश्चंस कितने किए? 120। अब टोटल में करेक्ट वाले भी होंगे रॉन्ग वाले भी होंगे, तो x भी होंगे और y भी होंगे, दोनों को मिलाकर उसने कितने क्वेश्चन किए हैं? 120। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट सिचुएशन। उसने कहा है ना कि ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, उसने 120 क्वेश्चंस किए हैं, तो 120 क्वेश्चंस करने का मतलब है उसने सही वाले भी किए हैं गलत वाले भी किए हैं। तो इसका मतलब उसके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 120, x प्लस वाई इक्वल्स टू 120, राइट। और उसको मार्क्स कितने मिले? 90 मार्क्स मिले। अब ये मेरी सेकंड सिचुएशन है, इसको जरा ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 1 मार्क। अगर मेरे 10 क्वेश्चन सही हैं तो मुझे कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 10 मार्क्स, राइट। अगर मेरे x क्वेश्चन सही हैं तो मुझे कितने मिल जाएंगे? x इंटू 1। कितने मिल जाएंगे? x इंटू 1। भाई सिंपल है ना, एक क्वेश्चन सही होने के मुझे 1 नंबर मिल रहा है, तो x क्वेश्चन सही होने के मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? x इंटू 1। लेकिन मेरे मार्क्स कट भी तो रहे हैं। अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मेरे 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, तो y क्वेश्चंस गलत होने पे मेरे कितने मार्क्स कट जाएंगे? y इंटू 0.25, राइट। तो मेरे पास अगर मेरे मार्क्स कट रहे हैं तो कितने कट रहे हैं क्वेश्चन के? 0.25। तो y पर कितने कटेंगे? y इंटू 0.25। अब मुझे ये तो मिले सही वाले के, और ये मेरे कट गए, तो जो कट गए वो माइनस हो गए। जो कट गए वो क्या हो गए? माइनस हो गए। उनको प्लस मत कर देना, बहुत सारे बच्चे इसको गलती कर देते हैं और फिर उनका आंसर गलत हो जाता है, राइट। तो ये मेरे पास कट गए तो मेरे पास माइनस में आएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? x इंटू 1 इज x माइनस 0.25 y इक्वल्स टू 90। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। और मेरे से वो, मुझे पता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं वो मेरे से इन दोनों के आंसर पूछेगा, तो मैं फटाफट से इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों सेम है। साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा आपके पास? इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास सॉल्व करके प्लस करके आ जाएगा, ये 1 होगा, 1 और 0.25 हो जाएगा 1.25y।
इक्वल्स टू 120 में से 90 माइनस करोगे इक्वल्स टू 30। अब 1.25 को उधर भेजोगे, सिंपल सॉल्व करोगे, डेसिमल हटा के। देखो मुश्किल लगता है ये देखने में, लेकिन है इतना मुश्किल नहीं। अगर आप इसको 5 से करोगे तो ये 5 6 30 और ये 5 25 ये 25 4 100। तो आपके पास y इक्वल्स टू 24 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी आपको सोचने की करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास y आ गया तो आप इसमें पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो, राइट। यहाँ पर आप पुट कर देना ना इसको, यहाँ पर x प्लस वाई एक्स प्लस 24 इक्वल्स टू 120। तो आपके पास x कितना आ जाएगा 96। यानी कि आपने सही क्वेश्चन कितने किए हैं 96। आपने नहीं, किसने भी किए हो, आप तो सारे ही सही करके आने वाले पेपर में, राइट। और y क्वेश्चन यानी कि रॉन्ग जो क्वेश्चन हैं वो कितने किए हैं उसने 24। तो इन आंसर्स टू ही अटेम्प्टेड गेसेस बाय गेस वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही करेक्टली। कितने सही किए उसने, उसने सही किए हैं 96। कितने उसने गैस किए थे, गैस जो उसके सारे गलत हो गए ना। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गैस, तो उसने गैस कितने किए थे 24 किए थे। इन इफ आंसर्स, थर्ड वाला देख लेते हैं, ये हमारा हो गया। इफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्स करेक्टली, 96 किए हैं उसने। If answers to all questions he attempted by guessing were wrong and answered 80 correctly, अब इस केस में उसने करेक्ट कितने किए, उसने करेक्ट किए हैं 80, ठीक है। तो 80 करेक्ट किए तो गलत कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं आपके 120। तो 80 करेक्ट किए तो गलत वाले कितने हो गए बच्चों, गलत वाले हो गए 40, राइट। तो अब उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आपको पता है कि एक सही होने पे उसको 1 नंबर मिल रहा है, तो 80 सही होने पर 80 नंबर मिलेंगे। लेकिन उसने 40 गलत भी तो किए हैं बच्चों, तो 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन के हिसाब से उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। किस हिसाब से, 0.25 के हिसाब से। तो आपको इसको सिंपल सॉल्व करना है। 0.25 आपका 1/4 होता है बेसिकली। इसको सॉल्व कर लो, ये 80 माइनस 10 डेट इज 70 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के अपने पास जो भी आपसे पूछे उसको फिर बताते जाना है। If answers to all questions he attempted by guessing were wrong, then how many questions answered correctly to score 95 marks? अब इस पर्टिकुलर आंसर को करने के लिए आपको फिर से दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर उसने कहा है कि जितने भी उसने क्वेश्चंस किए, गैस किए, तो वो रॉन्ग थे। अब इसमें मुझे ये नहीं पता सही कितने हैं और रॉन्ग कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि दोनों को मिलाकर कितने उसने टोटल किए होंगे 120 किए होंगे, राइट। अब वो पूछ रहा है कितने क्वेश्चंस वो सही करे, सही करेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, और कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए होंगे ताकि उसका टोटल मार्क्स कितना बैठ रहा होगा 95। तो गलत करेगा, कितने गलत करेगा, वाई गलत करेगा, हर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स कटेंगे 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो अगेन आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, सेकंड इक्वेशन मानेंगे, फिर से सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। एक्स की और वाई की वैल्यू निकालेंगे। वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो आप एक्स का आंसर इसमें दे देंगे, राइट। लेट्स सी वो मेरे से लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसके लास्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है। If 50% of the answers given by him are wrong, अगर उसने 50% आंसर्स गलत दिए हैं तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 120, 50% इसका कितना हो गया 60। तो 60 उसने सही दिए और 60 उसने गलत दिए, तो सही पे उसे 1 मार्क्स मिल जाएंगे और गलत होने पे उसके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि उसको कितने मार्क्स मिले, 60 माइनस 60 इंटू 1/4, that is 15, and 60 minus 15 is 45, right? So your answer will be 45. This is how you are going to do all the questions based on linear equations in two variables. जल्दी से केस बेस 4 देखते हैं, इनमें टाइम लगता है, क्वेश्चंस को करने में आसानी से नहीं होते। केस बेस 4 देख लेते हैं। केस बेस 4 में कहा गया है
बास्केटबॉल का गेम था, ईयर 1961 62 चल रहा था, बास्केटबॉल सीजन था। विल्ट कैम्बरेलियन ऑफ द फिलाडेल्फिया वॉरियर्स में 30 बास्केट्स, उन्होंने कितनी बास्केट्स की हैं टोटल? 30। तो टोटल बास्केट्स उन्होंने 30 की हैं हमारे पास। जो जो सिचुएशन दी है, जो जो डाटा दिया है, उसको साथ के साथ लिखते जाओ ताकि आप उसको आराम से बाद में एनालाइज कर सको, पढ़ सको, समझ सको। सम ऑफ द बास्केट्स फॉर फ्री थ्रोज, जो कुछ बास्केट्स, जो टोटल में से कुछ बास्केट्स हैं वो कैसी हैं? फ्री थ्रोज। मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ फ्री थ्रोज कितने हैं? एक्स, राइट। और उनका कितना पॉइंट मिलने वाला है? एक। एंड सम वर फील्ड गोल्स, और कुछ बास्केट्स को क्या बोला गया है? नंबर ऑफ फील्ड गोल्स। आई एम नॉट अ फुटबॉल बास्केटबॉल प्लेयर, तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ जो फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, उनको ज्यादा पता होगा कि फील्ड गोल्स क्या है और फ्री थ्रो क्या है। मुझे फिलहाल ये पता है कि फ्री थ्रो एक्स है और फील्ड गोल मेरे पास वाई है। और फील्ड गोल मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि उसके 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट। और ये भी कहा गया है जो नंबर ऑफ फील्ड गोल्स हैं, नंबर ऑफ फील्ड गोल्स कितने हैं? वाई, वो 10 मोर देन द नंबर ऑफ फ्री थ्रोज हैं, फ्री थ्रोज से 10 ज्यादा हैं, तो एक्स प्लस 10, यानी कि जो फील्ड गोल्स हैं वाई, वो फ्री थ्रोज से कितने ज्यादा हैं? 10 ज्यादा हैं, तो मैंने 10 ऐड कर दिया फ्री थ्रोज में, राइट। तो ये मेरे पास तो पहली सिचुएशन बन गई, सिंपल सी, डायरेक्टली। और दूसरी सिचुएशन मेरे पास ये भी तो बनेगी ना बच्चों की, दोनों को मिला के, कुछ फ्री थ्रोज हैं कुछ फील्ड गोल्स हैं, लेकिन टोटल कितने हैं? 30। तो दोनों को मिलाकर मेरे पास कितने गोल्स हो रहे हैं, कितनी बास्केट्स हो रही हैं? 30 हो रही हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों इक्वेशन बन गई हैं, मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। ये डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन लग रहा है, y की वैल्यू है x प्लस 10, इसमें पुट कर दो, y की जगह x प्लस 10, सॉल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10। अब अगर ये 10 आ गई तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 10 प्लस 10 दैट इज 20। अब वो पूछ लो जो उसको पूछना है, वो कुछ भी पूछता रहे, हम आंसर कर देंगे। हमारे पास सब कुछ निकल गया है, क्वेश्चंस भी बन गई है, आंसर्स भी निकाल लिए हमने एक्स और वाई। हाउ मेनी फील्ड गोल्स डिड ही मेक, फील्ड गोल्स क्या है? वाई, तो वाई हमारा कितना है? 20, तो आवर आंसर विल बी 20। हाउ मेनी फ्री थ्रोज डिड ही मेड, फ्री थ्रोज कितनी है हमारी? एक्स, एक्स कितना है? 10, तो योर आंसर विल बी 10। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड, उसने टोटल कितने पॉइंट स्कोर किए? तो बच्चों उसने 10 तो फ्री थ्रोज मारे, तो फ्री थ्रोज का कितना पॉइंट मिल रहा है? एक, तो 10 इंटू 1। और 20 उसने कितने मारे हैं? फील्ड गोल्स, और फील्ड गोल्स का कितना पॉइंट मिल रहा है? 2 पॉइंट्स, तो 20 इंटू 2। ये भी उसको पॉइंट्स मिले, ये भी उसको पॉइंट्स मिले, तो टोटल उसको पॉइंट्स कितने मिले? 10 प्लस 40 दैट इज 50। सो योर आंसर विल बी 50। तो ऐसे करना है बच्चों, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। लगता है टिपिकल की केस बेस, ये क्या पिक्चर सी दे रखी है, इसमें कुछ नहीं होता। पिक्चर बस वो आपको ये दिखाने के लिए होता है कि हाँ हम इस तरह के सिनेरियो की, इस तरह के सीन की बात कर रहे हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब ये यहाँ पर इस केस में, इसमें नेक्स्ट में कोई ये यहाँ पे छोले रखे हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया ऐसी आइटम्स रखी हैं, तो इसका मतलब वो आपसे खाना नहीं बनवाने वाले हैं, इसकी रेसिपी नहीं पूछेंगे। बस वो आपको कोई सिचुएशन देंगे और वो आपसे उसके ऊपर इक्वेशंस बनवाएंगे और उसको सॉल्व करवाएंगे, राइट। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी केस पे इसको देख के। अब देखो ये फोर्थ पार्ट, इफ विट कैम्ब्लेरियन, ठीक है जो भी नाम है, प्लेड 5 गेम्स ड्यूरिंग द सीजन, उन्होंने कितने गेम्स खेले ड्यूरिंग द सीजन? 5 गेम्स। उनका एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम क्या रहे? अच्छा, एक गेम में उन्होंने 50 किए। अब मुझे कोई नया डाटा तो नहीं है, दिया नहीं है उन्होंने क्वेश्चन में, कहीं भी नई कोई चीज बताई नहीं है, तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि अगर 5 गेम खेले हैं तो पांचों में क्या किया होगा उन्होंने? 50 स्कोर किया होगा। अब उन्होंने मेरे से एवरेज पूछा है, तो एवरेज या फिर मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। तो ये आ गया मेरे पास 5। इसको सॉल्व कर लेना आप, ये आ जाएगा आपके पास 250 अपॉन 5 दैट इज 50। तो एवरेज कितना आ गया आपके पास? 50 आ गया। मैंने कुछ गलत किया? हाँ मैंने कुछ गलत किया। मैंने यहाँ पर 50 50 50 50 50 250 50
हाँ, यहाँ पे जो आपका देखो, ये आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप बता सकते हो, क्योंकि आपके 5 गेम है, हर गेम में 50 50 50 स्कोर कर रहा है, तो आप डायरेक्टली बताना 50/5 दैट इज 10, 50/5 दैट इज 10, क्योंकि उसने 5 गेम खेले ना, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम। तो अगर ये जो उसने पूरा डाटा दिया था ना आपको 50 पॉइंट्स का, मैं इसको यहाँ पे क्लियर करके एक बार वापस ले जाता हूँ, हल्का सा कुछ मैंने आपको गलत बताया था वो मैं सही कर देता हूँ। क्या हुआ है यहाँ पर, जो उन्होंने पूरा गेम खेला है, उस पूरे गेम में उन्होंने 30 बास्केट्स किए थे, और उस पूरे गेम में उन्हें 50 पॉइंट्स मिले। तो उस पूरे गेम में, यानी कि उस पूरे सीजन में उन्होंने 50 पॉइंट्स किए हैं, और 50 पॉइंट्स उन्होंने कितने गेम में किए, 5 गेम में किए। तो उनका एवरेज कितना जाएगा बच्चों, 50/5 दैट इज 10। अभी क्लियर हुआ कि 50 हर मैच में नहीं किया, 5 गेम्स में, यानी कि पूरे सीजन में उन्होंने 50 स्कोर किया है, 50 पॉइंट्स उन्हें मिले हैं, तो 50 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 गेम्स में उन्होंने 50 किए हैं, तो हर मैच में उन्होंने ऑन एन एवरेज 10 पॉइंट्स किए होंगे। ऐसे ही अगला देख लो, अगर ये इसमें हल्का सा भी डाउट आ रहा है, अगले पार्ट को करके आपको क्लियर हो जाएगा। इफ, जो भी नाम है, प्लेड 10 गेम्स ड्यूरिंग द सीजन, अगर उन्होंने 10 गेम्स खेले हैं उस सीजन में, तब भी उनके ओवरऑल पॉइंट कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, ओवरऑल पॉइंट अब भी उनके कितने हैं, 50। लेकिन अगर उस पूरे सीजन में 10 गेम्स खेले हैं, तो एवरेज उन्होंने कितना लगाया होगा, 5, यानी कि हर गेम में उन्होंने लगभग 5 पॉइंट्स गेन किए होंगे, तब जाके उनके 10 गेम्स में कितने हुए होंगे, 50। अगर उस सीजन में सिर्फ 5 गेम हुए हैं, तो हर गेम में उन्होंने 10 पॉइंट्स स्कोर किए होंगे, तब जाके उनके 5 गेम में कितना स्कोर हुआ होगा, 50। राइट। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो 5 में से 4 केस बेस तो मैंने ही आपको समझा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो। और ये जो केस बेस है डिनर पार्टी वाला, बच्चों इसको खुद करके एक बार देख लो, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही, बहुत सिंपल है, दिख रहा है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इसमें ना भेलपूरी बहुत सारी बना रखी है। हमें भेलपूरी टाइप कुछ नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इक्वेशंस बनानी है और उनको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कोई सब्जी नहीं काटनी है आपको। और ये आपकी आंसर की है, हर एक केस बेस की। अपने आंसर्स को निकालो, सॉल्व करो, काफी सारे तो मैंने सॉल्व कर दिया आपके साथ साथ, इनसे मैच करो, और कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से कि कौन से चैप्टर की आपको केस बेस चाहिए। इसके बाद हम वैसे सारे चैप्टर्स की बनाने वाले हैं 1 बाय 1, बट कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो पहले मैं उसकी बना दूंगा। राइट, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो सब लिख दो, करेंगे फटाफट से, सब कुछ तैयारी करेंगे, बोर्ड में आग लगाने वाले हम लोग। राइट, थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस चीज को जरूरत है केस पेश करने की। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।